बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान न्यूज़ टीवी के भाइयों और इसके सामीन और नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। आज का प्रोग्राम बुनियादी तौर पर आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए की जाने वाली ट्रेनिंग से मुतालिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक दो बातें और करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि इंडिया के किसानों के बारे में आज 150 दिन हो चुके हैं और तकरीबन 300 के करीब किसानों की कुर्बानी दी जा चुकी है। हम पाकिस्तानी किसान अपने इंडियन किसान भाइयों के लिए पुरुम्मीद हैं कि उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त माशाल्लाह सिंध के अंदर गंदम की कटाई का वक्त शुरू हो चुका है और उसकी हार्वेस्टिंग पूरे ज़ोर शोर से जारी है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसकी कीमत मुकर्रर की है 2000 रुपये फ़ी मन, और मार्केट में इस वक्त लोग ख़रीद रहे हैं 2150 रुपये पर। पंजाब के अंदर अभी तक गू मगू की कैफियत है। हालांकि मुझे यकीन है कि जो हमारे प्रोग्राम हुए हैं और दूसरे लोगों ने जो प्रोग्राम किए हैं, हमारे पाकिस्तानी और पंजाबी किसान ने इंतहा की मेहनत की है और माशाल्लाह उसकी फसल पूरे ज़ोरों पर है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रॉपर कीमत देने का ऐलान नहीं किया गया। हम लोग जब बाहर से मंगवाते हैं तो 2500 रुपये मन के हिसाब से बाहर से मंगवाते हैं, और हमारा मुतालबा हमेशा यही रहा है कि कम अज़ कम आप पाकिस्तानी किसानों को 2200 रुपये दें मन के हिसाब से, ताकि वो जो ज़ायद ख़र्चे इन्होंने किए हैं कि ये भी डालो और ये भी डालो, कम अज़ कम वो इसको एक फ़ायदामंद फसल के तौर पर इसको समझ सकें और उनको पता चले कि ये हमारी फसल का जो इफ़ज़ाना है और जो मेहनताना है वो हमें सही तरीके से मिला है, ताकि आइंदा भी वो अपने घर के अंदर फसल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे सकें। और पाकिस्तान जो बाहर से खाने की चीज़ें मंगवाने पर मजबूर होता है और कीमती ज़र मुबादला जो उधार लिया हुआ है वो उस पर खर्च करता है, कम अज़ कम उससे पाकिस्तान बच जाएगा और ये पैसे पाकिस्तानी किसान पर खर्च होंगे और पाकिस्तानी मईशत को मजबूत करेंगे। तो ये एक हमारी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो थी वो एग्री मीडिया के बारे में थी कि हमने एक एग्री एकेडमी बनाई है, और उसका मकसद असल ये है, और ये काम कोई पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया का कंसेप्ट है, अच्छे ममालिक का कंसेप्ट है कि वो 2 दिन की, 3 दिन की, 7 दिन की ट्रेनिंग जो है वो मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर किसानों की वो करते रहते हैं। उसका मकसद ये होता है कि वो किसान जो आने वाली चीज़ों से बेखबर हैं उनको उसके मामले में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, और ताकि उनकी फ़ी एकड़ पैदावार और फ़ी एनिमल पैदावार उनकी आगे बढ़ सके, उनके ख़र्चे कम हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। ये कोई नई चीज़ नहीं है, अलबत्ता पाकिस्तान में ये नई चीज़ है, और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ये हमारे मुक़द्दर में आई इस काम को शुरू करने के अंदर। तो ये हम काम अब शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो साहिब इल्म हैं और अपना इल्म शेयर करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो ये फ़ोरम उनके लिए भी खुला हुआ है कि वो अपना टेलीफ़ोन नंबर हमें दें, अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में बताएं कि जिस जिस चीज़ के बारे में हमने यहाँ ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त किया है, अगर वो शिरकत करना चाहें और इस कार्य खैर में वो हिस्सा लेना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमने कभी नहीं समझा कि इल्म की कोई हद होती है, इल्म हदों के बग़ैर होता है, और इसीलिए हम उनको भी और उनके ख़यालात को भी और उनके तजर्बात को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। तो वो अपना नाम इस दिए हुए टेलीफ़ोन नंबर पर बिन यामीन साहब के पास लिखवा सकते हैं ताकि हम उनकी खिदमत हासिल कर सकें। आज के प्रोग्राम के अंदर कुछ थोड़ी सी तब्दीली हमने की है, और वो प्रोग्राम ये है कि अब आने वाले वक्तों में 3-4 चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो हमें फसलों का कोई नेमुल बदल फसल चाहिए जो ज़्यादा पैसे दे सके, और वो फसलात में एक फसल जो है
वो चारा जात की भी फसल है। इस मर्तबा लोगों ने देखा, जिन लोगों ने रोड्स ग्रास उगाया था दे मेड मनी, जिन लोगों ने अल्फाल्फा उगाया था 32,000 रुपये फी टन के हिसाब से उनका जो प्रोडक्ट है वो गल्फ़ में बिका है। तो हमारा पहला प्रोग्राम जो है, जो पहली ट्रेनिंग है, वो हम उन चारा जात के बारे में करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी एक नेमुल बदल फसल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें। एक नंबर 2, जो एनिमल फूड सिक्योरिटी के बारे में सेंस रखते हैं कि ये गर्मियों में चारा ज़्यादा हो गया और सर्दियों में चारा अवेलेबल नहीं हुआ, तो वो चारे को किस तरह महफूज रख सकते हैं, किस तरह बेहतरीन चारे की पैदावार हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से चारा जात हैं जो बआसानी उगाए जा सकते हैं और उनकी कम तादाद में, यानी कम पैसों के ऊपर ज़्यादा पैदावार वो कैसे हासिल कर सकते हैं। ये इसके बारे में एक प्रोग्राम होगा और हमने अच्छे जो मास्टर ट्रेनर हैं उनको हमने इस सिलसिले में इकट्ठा किया है, ताकि जब लोग यहाँ पर से जाएं तो पता चले कि वो कुछ इल्म हासिल करके गए हैं और उससे उनको कोई फ़ायदा हुआ है। दूसरा प्रोग्राम जो हम करना चाहते हैं, वो हम करना चाहते हैं चारा जात के बाद। ईद का वक्त आने वाला है और लोग अब जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। उसमें बकरे भी हैं और उसमें बड़े जानवर भी हैं। वो हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं ताकि लोगों को ये जानकारी मिले, नए वालों को भी और पुराने वालों को भी, जो तारीख़ी तौर पर और रिवायती तौर पर जानवरों को ख़रीद के ईद के लिए तैयार करते हैं और फिर वो अपने साल का मुनाफा या साल का रोज़गार कमाते हैं। तो वो भी हम 2 प्रोग्राम करना चाहते हैं, एक छोटे जानवरों के लिए और एक बड़े जानवरों के लिए। और उसके अंदर भी हमने ऐसे आदमियों का बंदोबस्त किया है जो बता सकते हैं कि जानवरों की ख़रीदारी कैसे करनी है, जानवरों की पहचान कैसे करनी है, उनको मोटा कैसे करना है और किस तरीके से अच्छी कीमत के ऊपर वक्त आने के ऊपर ईद कुर्बान पर वो लोगों पे फ़रोख्त कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ जो आप सुन रहे थे और मैंने आपको कुछ एक प्रोग्राम भी किया था, वो था हाइड्रोपोनिक फॉडर के बारे में। अब मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी एक इंटेग्रिटी है और हम हर चीज़ पे सौदेबाजी कर सकते हैं, लेकिन अपनी इंटेग्रिटी पे सौदेबाजी नहीं कर सकते। जब हमने ये प्रोग्राम किया तो मैंने बताया था कि गुजरावाला में नाकाम हुआ और यहाँ एक जगह पर कामयाब हुआ। हमने फिर कुछ और लोगों ने भी मुझसे रब्ता किया और बताया गया कि 2 मसले आ रहे हैं। एक मसला कौन सा है कि पैदावार 1 किलोग्राम ग्रेन से 3 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं आ रही है, जबकि इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जब बनती है जब कम से कम 7 किलोग्राम इससे आपको चारा मिले। एक दूसरी बात यह है कि वो उनको फंगस का मसला आ रहा था और ये फंगस का हमें भी मसला आ रहा था। तो हम मुसलसल इस काम में लगे हुए थे कि हम लोगों के पास इस मॉडल को उस वक्त लोगों के हवाले करें जब हमारे पास डेफिनेट आंसर हो। अब माशाल्लाह हम इसी काम पर लगे हुए हैं और इसके बारे में भी, हाइड्रोपोनिक फॉडर के बारे के अंदर भी हमने आपके सामने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखना है। और ये एक अल्लाह वास्ते का काम होगा कि वो सर्टिफिकेट सामने बना हुआ होगा, आपकी मर्ज़ी है, अपने घर जाकर आप उसको डुप्लीकेट रेप्लिकेट कर सकते हैं और हम लोग आपको टेक्निकल एडवाइस के तौर पे ऑलवेज़ अवेलेबल होंगे कि इस मौसम में आपने क्या करना है, इस मौसम में आपने क्या करना है और माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस आपने किस तरीके से बनानी है। इसी के साथ आप देखें आने वाले वक्तों में इस वक्त 2 क्रॉप सर पर है और एक क्रॉप जो है वो चावल है जो पाकिस्तान की कैश आवर फसल है और दूसरी फसल जो है वो मकई है साइलेज के बारे में। ये साइलेज भी बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारी वैरायटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ हैं और साइलेज की वैरायटीज़ के बारे में भी हम आपको आगाह करें। मेरे इस प्रोग्राम को सुनने वालों में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मैं भी चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ और मुझे पता है कि फैमिली से दूर रहने वाले लोग जो अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम वहाँ पर गुजारते हैं, इसलिए कि एक तो हमारी फैमिली बेहतर हो जाए, इकनॉमिक हालात बेहतर हो जाए, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए और ख़ुद उनकी अपनी भी बिल्डअप हो।
ये एक प्रोग्राम जो है मुझे उनसे हमदर्दी है। तो आज मैंने उनके लिए एक गज़ल ढूंढी है ये पैगाम देने के लिए कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बाहर गुजारते हैं, वो प्राइम टाइम जो दोबारा उनको अवेलेबल नहीं होता। ये मैंने एक गज़ल ढूंढी है अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी, और वो ये है कि एक नौजवान आदमी बैरून मुल्क जाता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए, और यहाँ उसकी एक ऐसी महबूबा होती है जिससे वो कभी दिल का इजहार नहीं कर सकता, दिल का इजहार नहीं कर सका, अपने जज्बे का इजहार नहीं कर सका। और यही बात उसकी महबूबा की भी थी कि वो भी महबूब को चाहती थी लेकिन अपने इस जज्बे का इजहार नहीं कर सकी। अब वो 20 साल के बाद वापस पाकिस्तान आया है और इस गज़ल में वो दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। आप इसको एंजॉय करें और ये बात याद रखिएगा कि हमारा जो शेड्यूल है, जो मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया है, आप जिन जिन ट्रेनिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं ऊपर दिए हुए नंबर पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, और ताकि हमारे पास एक लिस्ट हो जाए कि ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, पहले इंटरेस्टेड हैं, और हम उसके मुताबिक तरतीब दे सकें। मैंने कहा वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे, कहने लगी कि तुम भी तो वैसे नहीं रहे। पूछा घरों में खिड़कियां क्यों खत्म हो गई, पूछा घरों में खिड़कियां क्यों खत्म हो गई, बोली कि अब वो झांकने वाले नहीं रहे। अगला सवाल था कि मेरी नींद क्या हुई, अगला सवाल था कि मेरी नींद क्या हुई, बोली तुम्हारी आंख में सपने नहीं रहे। पूछा कहाँ गए मेरे याराने खुशखिसाल, पूछा कहाँ गए मेरे याराने खुशखिसाल, कहने लगी कि वो भी तुम्हारे नहीं रहे। पूछा करोगी क्या जो कभी मैं नहीं रहा, पूछा करोगी क्या जो कभी मैं नहीं रहा, बोली यहां तो तुमसे भी अच्छे नहीं रहे। आखिर वो फट पड़ी कि सुनो अब मेरे सवाल, क्या सच नहीं कि तुम भी किसी के नहीं रहे। गो आज तक दिया नहीं तुमने मुझे फरेब, पर यह भी सच है तुम कभी मेरे नहीं रहे। अब मुद्दतों के बाद ही आए हो देखने, अब मुद्दतों के बाद ही आए हो देखने, कितने चिराग हैं अभी कितने नहीं रहे। मैंने कहा मुझे तेरी यादें अजीज थी, उनके सिवा कभी कहीं उलझे नहीं रहे। क्या ये बहुत नहीं कि तेरी याद के चिराग इतने जले कि मुझ में अंधेरे नहीं रहे। कहने लगी तसल्लियां क्यों दे रहे हो तुम, क्या अब तुम्हारी जेब में वादे नहीं रहे। बहला ना पाएंगे ये खिलौने हुरूफ के, तुम जानते हो हम कोई बच्चे नहीं रहे। बोली कुरेदते हो तुम उस ढेर को जहां, बोली कुरेदते हो तुम उस ढेर को जहां बस राख रह गई है शरारे नहीं। पूछा तुम्हें कभी नहीं आया मेरा ख्याल, क्या तुमको याद यार पुराने नहीं रहे। कहने लगी मैं ढूंढती तेरा पता मगर, कहने लगी मैं ढूंढती तेरा पता मगर जिन पर निशान लगे थे वो नक्शे नहीं रहे। जिनसे उतर के आती दबे पांव तेरी याद, ख्वाबों में भी वो कासनी जीने नहीं रहे। तेरे बगैर शहरे सुखन संग हो गया, तेरे बगैर शहरे सुखन संग हो गया, होंठों पे अब वो रेशमी लहजे नहीं थे। मैंने कहा जो हो सके करना मुझे माफ, तुम जैसा चाहती थी हम ऐसे नहीं रहे। हम इश्क के गदा मेरे दर तक तो आ गए, लेकिन हमारे हाथ में कासे नहीं थे। अब ये तेरी रजा है कि जो चाहे सो करे, अब ये तेरी रजा है कि जो चाहे सो करे, वरना किसी के क्या कि हम अपने नहीं रहे। नाज़रीन, ये गज़ल आपको कैसी लगी? ये गज़ल सुनाने का एक मकसद कुछ और भी था, और वो गज़ल सुनवाने का मकसद ये था कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। जज्बे के इजहार का भी वक्त होता है,
गंदम की पैदावार का भी वक्त होता है, मकई की पैदावार का भी एक वक्त होता है और चावल की पैदावार का भी एक वक्त होता है। कुर्बानी का ये वक्त जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये अब के बाद 1 साल के बाद आएगा। हाइड्रोपोनिक फॉडर, इसका भी एक टाइम है। लिहाजा आप अपने इस वक्त को अपने वक्त के मुताबिक और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप अपनी ट्रेनिंग के अंदर अपनी शिरकत का इजहार फरमाएं, ताकि उसके मुताबिक हम इन ट्रेनिंग को शेड्यूल दे सकें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।